औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है वो माइक्रोबायोलॉजी बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 6 विच इज़ कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन इसको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ बेसिकली कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन, ये क्या होता है इसको हम यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, जब आप किसी चीज़ को आइसोलेट कर देते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक पेशेंट है या एक सॉरी नर्स है, और ये जो पेशेंट है इसको इस रूम में आइसोलेट कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो नर्स है ये प्रॉपर पीपीईज यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनकर वो इस रूम तक जा रही है, और इस रूम में भी आपको देखिए ये वार्निंग साइन में दिखाया गया है कि स्टॉप, यानी कि ये आइसोलेटेड रूम है और इस पेशेंट को ऐसी कोई कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि इसको यहीं पे रखा गया है, ताकि अगर ये जो है वो अगर ये पेशेंट बाहर होगा तो ये बाहर जितने भी पेशेंट्स होंगे, अलग पेशेंट होंगे, डिफरेंट किस्म के जो कम्युनिटी के लोग होंगे, ये उनको भी अफेक्ट कर सकता है। सो इस वजह से इस पेशेंट को कम्युनिकेबल डिजीजेज होने की वजह से इसको आइसोलेट किया गया है। सो इस चैप्टर में हम इसी आइसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली आइसोलेशन हम हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर क्यों करते हैं, और कितनी किस्म की आइसोलेशंस होती हैं, और इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। हमारा गोल क्या है, इस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमने आइसोलेशन को डिफाइन करना है, हमने जो आइसोलेशन की टाइप्स हैं उनको डिफाइन करना है, और जो इन्फेक्शन साइकिल है, ठीक है, जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको हमने कैसे आइसोलेट के साथ वो रिलेट करता है आइसोलेशन के साथ। इन्फेक्शन चेन के बारे में हमने जो है वो पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, और इसके बाद हम डिमॉन्स्ट्रेट द प्रिवेंटिव मेजर ड्यूरिंग द वेरियस टाइप ऑफ आइसोलेशन। तो जो डिफरेंट किस्म की वेरियस टाइप ऑफ आइसोलेशन है, इसके अंदर हम प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम जो है वो परफॉर्म वेरियस नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोफेशनली इन ईच टाइप ऑफ आइसोलेशन, और जितनी किस्म की भी आइसोलेशन होती हैं, हर एक आइसोलेशन के टाइप्स में हम किस तरह अकॉर्डिंग टू WHO या इंटरनेशनल गाइडलाइंस हम कौन कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशनल प्रोफेशनली वो अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन, आइसोलेशन आपको पता है क्या होता है कि आइसोलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पेशेंट फ्रॉम कंटेक्ट दैट विद अदर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल डिजीज। वो पेशेंट जिनको कोई इन्फेक्शियस डिजीज होती है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम अदर सोसाइटी, ठीक है, और फ्रॉम अदर पेशेंट्स। जिस तरह ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है क्वारंटीन, ठीक है, ये आपने क्वारंटीन का जो लफ्ज़ है ये कोरोना के जो है वो दिनों में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि जो पेशेंट जो कोई लोग बाहर जाते थे दूसरे यूरोप ममालिक में या अरब ममालिक में, आउट ऑफ कंट्री जाते थे, तो उनको पहले क्वारंटीन किया जाता था। तो क्वारंटीन का क्या मतलब होता था कि इन पेशेंट्स को, इन लोगों को जो है वो 14 दिन के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक रूम के अंदर उनको बंद कर दिया जाता था, और 14 दिन तक अगर उनको कोरोना के, कोविड-19 के साइन सिम्टम्स आए तो फिर उनको जो है वो कोरोना पॉजिटिव समझा जाता था। और अगर उनको जो है वो इन दिनों तक कोई भी ऐसे साइन सिम्टम्स ना आए जो कि कोरोना वायरस को इंडिकेट करें, तो फिर उनको सेफली दूसरे मुल्क दूसरे कंट्रीज तक ट्रैवल करने की इजाज़त मिलती थी। सो क्वारंटीन का क्या मतलब होता है? क्वारंटीन का मतलब होता है कि एक पेशेंट को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक लिमिटिंग ड्यूरेशन के लिए पेशेंट को सेपरेट कर दिया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि आया इस पेशेंट को हमने ये जो सस्पिशियस डिजीज हम इसको सस्पेक्ट कर रहे हैं वो इस पेशेंट को होती है कि नहीं होती, तो उसके लिए हम जो है क्वारंटीन करते थे। इसके अलावा द सेपरेशन ऑफ पर्सन विद इन्फेक्शियस डिजीज दैट फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग, और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी कंटेक्टेबल डिजीज है, कोटेजियस डिजीज हमको जिनको कहते हैं, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ जो है वो कंटेक्ट में जब आता है तो इस पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज ट्रांसफर हो जाती है, जिस तरह लाइक इंथ्रॉक्स की बीमारी है, ठीक है, स्किन डिजीज है। तो वो जब हाईली कोटेजियस है, यानी कि एक पर्सन के साथ जब आप हाथ मिलाते हैं तो उसको इंथ्रॉक्स की बीमारी अगर है,
तो वो डायरेक्टली उसके साथ कंटेक्ट में डिजीज ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम आइसोलेट कर देते हैं जब तक कि उनकी बीमारी, उनकी डिजीज प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू कवर ना हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू सीडीसी, सीडीसी एक बेसिकली सेंटर ऑफ सेंटर कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड, ये एक इदारा है, ठीक है, जो कि कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की गाइडलाइंस देता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइडली। तो ये जो इदारा है ये आइसोलेशन को कैसे डिफाइन करता है? आइसोलेशन को ये ऐसे डिफाइन करता है कि द एक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ सिक इंडिविजुअल विद अ contagious डिजीज, ठीक है, ये जो ऐसे पर्सन, ठीक है, जो कि कोटेजियस डिजीज के साथ हो। कोटेजियस डिजीज का मतलब है कि अगर वो किसी के कांटेक्ट में जाएं, किसी दूसरे पर्सन से मिले, तो उनको, वो हेल्दी पर्सन को, ये जो सिक पर्सन होते हैं ये डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम एनवायरनमेंट में, पब्लिक के अंदर जो है वो एक्सपोजर इनका नहीं दे सकते, क्योंकि ये दूसरे पर्सन को एक्सपोजर कर सकते हैं डिजीज से। सो इन पेशेंट को हम जो है वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, ट्रीटमेंट तक हम इनको आइसोलेट करते हैं, ताकि ये जो दूसरी पॉपुलेशन है उस तक ये डिजीज ट्रांसफर ना कर सकें। इसके अलावा आइसोलेशन रेफर टू प्रिकॉशन दैट आर टेकन इन द हॉस्पिटल टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड और कॉलोनाइज्ड। तो जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, वही बात रिपीट कर रहा है कि हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर हम उन पेशेंट को सेपरेटली आइसोलेट कर लेते हैं, एक आइसोलेशन रूम होते हैं, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में देखें तो लेट्स सपोज ये वार्ड है, ठीक है, तो इस वार्ड के दोनों एंड्स पे हमारे पास आइसोलेटेड रूम्स बनाए जाते हैं। अगर ऐसे पेशेंट हो जो कि हाईली कोटेजियस डिजीज के साथ हो, तो इनको फिर इस आइसोलेशन रूम के अंदर रखा जाता है। और अगर ऐसे पेशेंट हो जो कि कोटेजियस डिजीज के साथ ना हो, तो उनको फिर वार्ड के अंदर जो है वो बेड्स के ऊपर रखा जाता है। सो इसके अंदर यही डिफाइन किया गया है कि जो हाईली कोटेजियस पेशेंट्स होते हैं उनको हम आइसोलेट कर देते हैं। नीड ऑफ आइसोलेशन, हम कब एक पेशेंट को आइसोलेशन की नीड पड़ती है? सो आइसोलेशन एम कंट्रोल एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। आइसोलेशन का मकसद क्या होता है कि हम जो इन्फेक्शन होता है उसके स्प्रेड को कंट्रोल करें, प्रिवेंट करें। आइसोलेशन प्रिकॉशन आर डिजाइन, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक रूम्स या वार्ड्स बनाए जाते हैं जहां पे स्पेसिफिक एक पेशेंट को रखा जाता है, और फिर वहां पे जो नर्सिंग स्टाफ होता है, हेल्थ केयर स्टाफ होता है, उसको भी पीपीईज के साथ जो है वो रूम के अंदर एंटर होना पड़ता है, क्योंकि वो भी उस पेशेंट की कांटेक्ट में जाते हैं और उससे भी वो डिजीज के साथ हो सकते हैं, कांटेक्ट में जा सकते हैं। सो आइसोलेशन हेल्प टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स, ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए, पेशेंट की फैमिली मेंबर की सेफ्टी के लिए, जो उसको विजिटर्स मिलने जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, और स्पेसिफिकली हेल्थ केयर वर्कर्स की जो है वो सेफ्टी के लिए हम जो है वो आइसोलेट करते हैं पेशेंट को, ताकि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को बचाया जाए। इसके अलावा जो हम पेशेंट को टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग सर्टेन इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जर्म। देखिए, इस तरह होता है ना कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ना, जब हम उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो बैक्टीरियाज उससे किल हो जाते हैं। अगर हम उनको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, लेट्स सपोज ये एक बैक्टीरिया है, हम उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, लेकिन वो इसको किल नहीं कर पा रहे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर जाता है, ठीक है। तो अब ये जो जो माइक्रोब है, ठीक है, जो कि ड्रग को रेजिस्ट कर गया, एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर गया, अब ये जो जो माइक्रोब है ये बहुत खतरनाक है, ठीक है, ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जब ये माइक्रोब जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो जब दूसरे बंदे के अंदर जाएगा तो दूसरे बंदे के अंदर भी वो रेजिस्टेंस करेगा ड्रग को। सो इस तरह जब ये सोसाइटी के अंदर फैलेगा, जब दूसरे इंफेक्शन चेन बनेगी, तो जिस जिस बंदे के अंदर ये माइक्रोब जाएगा तो उसके अंदर वो ड्रग जो होगी, वो एंटीबायोटिक होगी, उसको रेजिस्ट करेगा। सो ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज होते हैं या कोई भी जर्म्स होते हैं, तो ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम पेशेंट को अर्ली ट्रीट करते हैं, ताकि जो वो बैक्टीरिया है वो जल्दी किल हो जाए और वो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट ना करे। जब वो रेजिस्टेंस शो करने लग जाता है तो ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लिए। इसके अलावा टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं हम पेशेंट को। और वो लोग जो कि वीक इम्यून सिस्टम के साथ होते हैं उनको हम जो है वो
दूसरी डिजीजेस से जो है वो प्रिवेंट करते हैं, ताकि उनको जो दूसरी डिजीजेस हैं, लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि एक पर्सन है और वो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है, लेट्स सपोज उसकी किडनी की सर्जरी हुई है तो उसको इम्यूनो सप्रेशंस दिए जा रहे हैं। तो अब वो पेशेंट इम्यूनो कंप्रोमाइज है, ठीक है, अब उसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है, तो उसको हमने आइसोलेट कर लिया। हम अगर उसको नॉर्मल वार्ड के अंदर छोड़ें तो जाहिर सी बात है, अगर दूसरे वार्ड के अंदर हम छोड़ेंगे तो जो दूसरे पेशेंट होंगे हो सकता है कि उनके कांटेक्ट में आने से इस पेशेंट की जो डिजीज है वो हाई हो जाए, या इसको दूसरे जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है वो ये पेशेंट ले ले। तो हम इस पेशेंट को आइसोलेट रूम में रख देंगे। आइसोलेट रूम में जब रख देंगे तो वहां पे लिमिटेड एक्सेस ऑफ पेशेंट होगी, और स्टाफ की लिमिटेड एक्सेस होगी, विजिटर्स की लिमिटेड एक्सेस होगी। तो उस पेशेंट को फिर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सर्वाइवल, जब तक उसका कोर्स ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग कंप्लीट नहीं होता तो उसको हम आइसोलेट कर देते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन, ये तो आपने बहुत ही क्लियरली पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है ये क्या है, कि जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जब कोई भी पैथोजन ट्रांसफर होता है तो उसको हम बेसिकली चेन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये जब हम किसी पेशेंट के साथ इंट्रैक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो उससे जो एजेंट होता है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, वो ससेप्टेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफर होता है तो उसको हम इन्फेक्शन चेन कहते हैं। द इंट्रैक्शन अकर बाय मीन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एजेंट एंड द होस्ट। तो वही बात दोबारा से रिपीट कर रहा है कि इन्वायरमेंट के अंदर से जब वो एक पर्सन से वो जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो होस्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको हम इन्फेक्शन चेन कहते हैं। और ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन बाय इंटरप्टिंग ट्रांसमिशन जनरली इज बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हमने, अगर आपको याद है तो हमने पिछले लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी कि हम इन ये जो 6 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उन 6 कंपोनेंट्स को हम डिफरेंट जगहों से ब्रेक करते हैं इन्फेक्शन चेन को प्रिवेंट करने के लिए। और यहाँ पे ये बात कर रहा है कि ये जो ट्रांसमिशन जो होती है, ठीक है, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसफर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहां से अगर हम इसको ब्रेक कर दें, या तो इन्फेक्टेड पर्सन से निकलने ना दें वो इन्फेक्शन, या जो हेल्दी पर्सन उसके अंदर ट्रांसफर ना होने दें, तो ये एक बेस्ट वे है जहां पे हम इन्फेक्शन चेन को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वही इन्फेक्शन चेन को कंटिन्यू कर रहा है कि जो जो इन्फेक्शंस एजेंट होते हैं, हमने 6 एजेंट्स कंपोनेंट्स पढ़े थे कि इन्फेक्शंस एजेंट होता है, देन रेजर्वायर होता है, देन पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट। और इस तरह ये इन्फेक्शन चेन वन सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो आई होप सो, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अच्छा, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। अब जो इन्फेक्शन है वो किस तरह ट्रांसमिट होता है, अब देखिए, कॉन्टेक्ट स्प्रेड, ठीक है, अगर एक बंदा है वो कुटेजियस डिजीज के साथ है, तो वो जब दूसरे के कांटेक्ट में जाएगा तो उसको वो डिजीज ट्रांसफर करेगा। तो अब इसमें दो किस्म के कांटेक्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, अगर आपने वो लेक्चर जो है वो तवज्जो के साथ सुने थे, तो यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं फेस करनी है, वही सारी रिपीटेशंस हैं। डायरेक्ट क्या होता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से डायरेक्ट मिलता है, ठीक है, कोई जो है वो हाथ मिलाता है, या वो जो है वो रिलेशनशिप कायम करते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए हैं, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट स्प्रेड। एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज ये पर्सन ए है, ठीक है, और ये पर्सन ए इस टेबल पे हाथ रखता है और अपना इन्फेक्शन इस टेबल पे ट्रांसफर करता है। ये पर्सन बी है, ये हेल्दी पर्सन है, और ये कुछ टाइम बाद आकर इस टेबल पे हाथ रखता है, तो ये जो इस पर्सन ने यहाँ पे जो हाथ रखा था और इन्फेक्शन को ट्रांसफर किया था, अब ये इन्फेक्शन इस पर्सन बी में ट्रांसफर होके इसको भी ये पॉजिटिव कर देगा। तो दिस इज इनडायरेक्ट कंटैक्ट। और ड्रॉपलेट के आपके थ्रू आपको पता है, जो एक पर्सन है वो रिस्पायरेटरी डिजीजेस के साथ है, तो वो अगर जो है वो किसी पर्सन से वो 6 फीट की दूरी पे है, या 2 मीटर की कम दूरी पे है, ठीक है, मतलब 2 मीटर से कम दूरी पे एक इन्फेक्टेड पर्सन के पास एक हेल्दी पर्सन खड़ा हुआ है, तो जब जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीज करता है, कफ करता है, तो जो नेक्स्ट हेल्दी पर्सन होता है वो इजीली उस माइक्रोब्स को एयर के थ्रू इनहेल करते हैं, और वो उस तरह फिर पर्सन इफेक्ट हो जाते हैं। फिर ड्रॉपलेट स्प्रेड, वही उस बात को दोबारा रिपीट कर रहा है कि देखिए, जब एक पर्सन स्नीज करता है या कफ करता है, आर टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, ठीक है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, ये थोड़े हैवी होते हैं, ठीक है,
और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है वो 2 मीटर से लेस देन ट्रेवल करते हैं एरिया को। और फिर इसके अलावा आप जनरल नॉलेज के लिए याद रखिए कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो कि एयर के अंदर रह जाते हैं, ठीक है, वो जमीन पे गिरते नहीं है या सरफेस पे एनवायरनमेंट में नहीं जाते, वो एयर के अंदर ही ट्रैप्ड रहते हैं। जब एक हेल्दी पर्सन उस एनवायरनमेंट से गुजरता है और वो इसको इनहेल कर लेता है, तो वो माइक्रोब्स उसके अंदर चले जाते हैं और वो उसको इन्फेक्ट कर लेते हैं। सो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने 2 मीटर उससे दूर रहना है और पब्लिक को अवेयर करना है कि इससे आपने 2 मीटर दूर रहना है। इसके बाद स्प्रेड में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट दोनों तरीकों से स्प्रेड हो सकता है। अच्छा, डायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ठीक है, डायरेक्ट जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो एक पर्सन की होती है वहां पे जाती है और वो इनहेल्ड करता है, तो वो उसके या तो वो उसको इनगल्फ कर लेता है जीआईटी ट्रैक में, या उसको वो रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर इनगल्फ कर लेता है और उसको वो डिजीज हो जाती है। एक इनडायरेक्ट ये भी आपको पता है, जब एक बंदा स्नीज करता है और वो अपने सरफेस अराउंड सरफेस एरिया होता है या अपने हाथों पे वो स्नीज करता है, तो जब वो किसी दूसरी चीज को हाथ लगाता है, किसी फूड को हाथ लगाता है, किसी टेबल को हाथ लगाता है और फिर हेल्दी पर्सन आकर उसको हाथ लगाता है, तो इस तरह ये ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, माइक्रोब की ट्रांसमिशन हो जाती है। अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या हैं, आपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या इस्तेमाल करने हैं? हैंड हाइजीन आपने ख्याल रखना है, हाथों को फ्रीक्वेंट धोना है, आपने अपने पीपीज का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सेफ हैंडलिंग ऑफ पोटेंशियल कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये जो शार्प डिस्पोजेबल थिंग्स होती हैं, जिस तरह नीडल्स वगैरह होंगी, सिरिंजेस हो गई, सर्जिकल ब्लेड्स हो गए, इनको आपने पेशेंट के एनवायरनमेंट के अंदर से इसको आपने रिमूव करना है। और इसको अगर आपने कोई प्रोसीजर करना भी है तो आप इनको सेफली जो है वो हैंडल करें, ये शार्प जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी हाइजीन या कफ एटिक्वेट्स, ये जो पेशेंट को आपने कहना है कि जो अगर आपको कफ आए तो कोशिश करें कफ ना करें, अगर कफ करते भी हैं तो अपने आगे मुंह के आगे हाथ रखें या मास्क पहने, ठीक है, ताकि जो है वो दूसरे बंदे तक ये इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो। इसके अलावा सेफ इंजेक्शन पार्टिकल्स, ठीक है, और आपने जो है वो ये जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं इनकी आपने ख्याल करना होता है, क्योंकि यहाँ से भी इन्फेक्शन फैलता है। यूज़ ऑफ मास्क, आपने मास्क का यूज़ करना है। इसके अलावा आइसोलेशन की बात की जाए तो बेसिकली 3 किस्म की आइसोलेशन हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास कंटेक्ट आइसोलेशन होती है, एक ड्रॉपलेट आइसोलेशन होती है और एक रिस्पायरेटरी आइसोलेशन होती है। ड्रॉपलेट आइसोलेशन और रिस्पायरेटरी आइसोलेशन इज समथिंग बी लाइक सेम, बट स्मॉल माइनर इनका डिफरेंस है, वो आगे हम इसको क्लियर करेंगे। तो कंटेक्ट आइसोलेशन क्या होती है जी, नेक्स्ट इसको हम पढ़ते हैं। कंटेक्ट आइसोलेशन बेसिकली ये होती है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कंटेक्ट में आता है तो अपनी डिजीज दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर देता है, उसको हम कहते हैं कंटेक्ट डिजीज या कंटेक्ट आइसोलेशन, कंटेक्ट डिजीज सॉरी। और कंटेक्ट आइसोलेशन का क्या मतलब है, अब इसी पर्सन को हम आइसोलेट कर देते हैं। अब ये बंदा दूसरे बंदे के साथ मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं तो इसकी कंटेक्ट आइसोलेशन हो गई है, अब ये दूसरे बंदे के अंदर इन्फेक्शन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंटेक्ट ट्रांसमिशन को, ठीक है, हम इज मोस्ट फ्रीक्वेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन। आप तो जाहिर सी बात है पुरानी बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, वो बहुत ही कॉमन है हमारे इस मुआशरे के अंदर, और स्पेशली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन अगर व्हेन देयर इज डायरेक्ट बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिटवीन एन इन्फेक्टेड और colonized, तो वो जाहिर सी बात है जब अगर आप एक इन्फेक्टेड पेशेंट के पास जाएंगे और उसके बॉडी टू बॉडी सरफेस, ठीक है, ये जो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होता है, यानी एक बंदे के साथ आप हाथ मिलाते हैं और उसको पहले से कोई डिजीज है, उसके हाथ में माइक्रोब्स हैं, तो वो आपके साथ हाथ के साथ लगेंगे। अगर आप फूड वगैरह खाते हैं उन्हीं हाथों से तो वो आपके बॉडी के अंदर जो है वो चले जाएंगे। इसके अलावा कंटेक्ट कंट्रोल इनडायरेक्ट कंटेक्ट ट्रांसमिशन अगर वेना इन एनिमल्स, तो ये वही पुरानी बातें कर रहे हैं, आपको पता है कि जब इनडायरेक्ट कंटेक्ट ट्रांसमिशन क्या होती है, जब एक बंदे ने किसी एक सरफेस पे जो है वो अपना हाथ रख दिया या अपना बैक्टीरिया एक्सपेल कर दिया और दूसरा हेल्दी पर्सन आकर उसको इनहेल करता है, तो वो उसको इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाता है। प्रोसीजर फॉर कंटेक्ट प्रिकॉशंस, अब कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस के लिए यूज करते हैं। लेट्स सपोज ये इन्होंने एक स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले तो आपने किस तरह एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंटैक्ट प्रिकॉशंस के लिए रखना है।
सबसे पहले आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। अगर एक बंदा है, ठीक है, आपने उसको कंटेक्ट आइसोलेशन कर दी है, ठीक है, एक बंदा है वो एक रूम के अंदर है और वो हाईली कोटेजियस डिजीजेस के साथ है, और अब आपने क्या ऐसे प्रोसीजर्स अपनाने हैं कि इस बंदे से आपने आइसोलेट रहना है। आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। जब भी आप उसके रूम में एंटर होंगे, आपको ग्लव्स लगे होने चाहिए, गाउन आपको पड़ा होना चाहिए, ठीक है, जब भी आप, ठीक है, लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल आप यूं समझ लें कि एक पेशेंट है, वो यहाँ बेड पे लेटा हुआ है आइसोलेटेड रूम में, एक नर्स है वो इसको मेडिसिन देने आ रही है, ठीक है। तो अब जब कोई भी प्रोसीजर करने आ रही है, तो अब तो उसको ग्लव्स होने चाहिए, दूसरा उसको गाउन होना चाहिए, तीसरा प्लेसमेंट, द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट आइसोलेटेड रूम। पेशेंट जो है वो आइसोलेटेड रूम, सेपरेट आइसोलेटेड रूम में होना चाहिए, इसके साथ कोई और पेशेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इफ सेपरेट रूम इज नॉट अवेलेबल, अगर कोई सेपरेट रूम नहीं है, तो फिर ये चीज याद रख लें कि आपने हमेशा उस पेशेंट के साथ वही पेशेंट जो है वो ऐड करना होता है जो कि सेम डिजीजेस के साथ है। लेट्स सपोज एक पेशेंट है टीबी के साथ, दो पेशेंट है टीबी के साथ, और आइसोलेटेड रूम आपके पास एक ही है, तो आप दोनों पेशेंट को, टीबी वाले दोनों पेशेंट को आप जो है वो एक जगह पे रखेंगे, उसके साथ आप दूसरा पेशेंट अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको भी टीबी है, इसको भी टीबी है, तो अगर ये एक दूसरे को स्प्रेड करते भी हैं तो दोनों पहले से ही टीबी के पेशेंट हैं। अगर इसके बजाय आप एक टीबी वाला पेशेंट है और उसके साथ आप किडनी डिजीज वाला पेशेंट लगा दें, तो जाहिर सी बात है किडनी वाला तो उसको स्प्रेड नहीं कर सकता, लेकिन ये जो टीबी वाला पेशेंट है ये इस किडनी वाले डिजीज को इसके अंदर स्प्रेड कर देगा। सो अगर पहले तो आप आइसोलेटेड रूम के अंदर अलग रख रखें पेशेंट को, एक पेशेंट पर आइसोलेटेड रूम में रखें, लेकिन अगर फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल हैं तो आपने सेम टाइप ऑफ पेशेंट एक आइसोलेटेड रूम में रखने हैं। अप्रोप्रिएट साइनेज, आप बाहर जो है वो यहाँ पे दरवाजे पे जो है वो बिल्कुल एक क्लियर साइन रखें कि यहाँ पे अंदर जो है वो आपने नहीं जाना किसी पेशेंट ने या किसी भी दूसरे बंदे ने, क्योंकि ये आइसोलेटेड रूम है और यहाँ पे पेशेंट हाईली कोटेजियस रखे जाते हैं। लिमिट द नंबर ऑफ विजिटर, और जो पेशेंट को मिलने आते हैं, ठीक है, उनको विजिटर्स को आप कम करें, और मोस्टली 1 to 2 विजिटर अलाउ किए जाते हैं पूरे डेली विजिटर्स में। इसके बाद जो है वो फोर्थ नंबर पे ट्रांसपोर्ट, अगर लेट्स सपोज आपने इस पेशेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं वहां पे आपने रिस्ट्रिक्ट कर देनी है, यानी कि वो बंदा आइसोलेटेड रूम से बाहर ना जाए, उसकी ट्रांसपोर्ट मतलब उसको बाहर नहीं जाने देना आपने। कब तक आपने बाहर नहीं जाने देना? जब तक उस पेशेंट की कोई स्पेसिफिक नीड है बाहर जाने की। लेट्स सपोज एक पेशेंट है वो आइसोलेटेड रूम के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन अब एक्सरे के लिए उसको बाहर एक्सरे रूम तक जाना है, तो ऐसी अगर इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पे पेशेंट को जाना जरूरी है, तो उस सिचुएशन में आप पेशेंट को आइसोलेशन रूम से बाहर निकालें और अपना प्रोसीजर करें, और प्रोसीजर के बाद वापस अपने रूम में, आइसोलेटेड रूम में रख दें। और उस प्रोसीजर के दौरान आपने खुद को, पेशेंट को जो है वो पीपीई का इस्तेमाल करवाना है, ताकि इंफेक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इंफेक्शन स्प्रेड ना हो। इसके अलावा पेशेंट केयर इक्विपमेंट, कोशिश करें कि जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो उसके अपने हों, यानी कि जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं पेशेंट पे, वो पेशेंट के अपने इक्विपमेंट्स हों और उसी पेशेंट पे आप इस्तेमाल करें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई लेट्स सपोज कोई स्टेथोस्कोप है, बीपी कफ है, या कुछ कार्डियक मॉनिटर है, या ऐसी चीजें हैं, या कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि आपने एक पेशेंट के साथ लगाए हैं, लेकिन आप दूसरे पेशेंट के साथ भी वही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है, तो फिर आपने उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को आपने स्टीराइल करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तब दूसरे पेशेंट के साथ आपने उसको यूज करना है। 6 नंबर पे हमारे पास इन्वायरमेंटल मेजर्स आ जाते हैं। इन्वायरमेंट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक पेशेंट है और वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो वॉशरूम में जाता है, बेड के साथ जो है वो लेटता है, ठीक है, या डिफरेंट किस्म के वो एक्टिविटीज करता है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी इन्फेक्शन दूसरे सरफेसेस पे, अपने इन्वायरमेंट पे वो फैला रहे हैं। तो जब दूसरा पेशेंट आएगा, लेट्स सपोज हम एग्जांपल के तौर पे ऐसे बात करते हैं, एक आइसोलेटेड रूम है, ठीक है, और ये वार्ड है, ठीक है, अब ये वॉशरूम जो है वो बाहर इस जगह पे है। अब ये आइसोलेटेड पेशेंट यहाँ से निकलता है और वॉशरूम के अंदर जाता है, तो जाहिर सी बात है अपना इन्फेक्शन वो यहाँ पे भी स्प्रेड करेगा। अब ये जो वार्ड वाला रूम पेशेंट है वो भी इसी वॉशरूम के अंदर जाता है, तो जाहिर सी बात है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएंगे। सो इस वजह से आपने इन्वायरमेंट का प्रॉपर ख्याल रखना है। जहाँ पे एक पेशेंट की, आइसोलेटेड पेशेंट की एक्सेस होती है जहां जहां पे, वहां पे आपने डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करना है। रूम्स के अंदर, डोर्स के अंदर, ठीक है, ये जिस तरह डोर नॉब्स लिखा हुआ है, तो जो दरवाजे के हैंडल्स होते हैं वहां पे आपने
जो है वो डिसइंफेक्टेंट वगैरह का यूज़ करना है। और इसके बाद जो है वो हाउसकीपिंग सर्विसेज नीड टू बी डन एट द एंड देन चेंज द मॉप्स, डस्टर एंड सॉल्यूशंस। तो ये जो अब लेट्स सपोज हाउसकीपिंग सर्विसेज अगर आप पेशेंट को आप दे रहे हैं, तो इसमें भी आपने जो है वो ख्याल करना होगा जब तक पेशेंट की मुकम्मल जहाँ जहाँ तक एक्सेस होती है वहाँ पे आप डिसइंफेक्शंस का सॉल्यूशंस वगैरह का यूज़ करें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस बताई गई हैं, उसी को सिंपली एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक तो क्लीन देयर हैंड्स, ठीक है। अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो आप भी अपना जो है वो हैंड वॉश करें और पेशेंट को भी हैंड वॉशिंग करवाएं बिफोर एंड एंट्री बिफोर एंट्री एंड लिविंग द रूम। जब भी आप रूम को एंटर हो पेशेंट के तब भी आप हैंड वॉशिंग करें, और जब भी आप पेशेंट को लीव करें तब भी आप अपनी हैंड वॉशिंग करें। और ये जो पिछले चैप्टर में हमने 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन अकॉर्डिंग टू WHO वो हमने पढ़ी थी, तो वो उसको भी आपने जहन में रखना है। और इसके अलावा आपने ग्लव्स का यूज़ करना है, गाउन का यूज़ करना है, और स्पेसिफिक पेशेंट के जो है वो अपने इक्विपमेंट्स जो है वो यूज़ करें। इसके बाद हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन विच रिक्वायर्ड कंटेक्ट प्रिकॉशन। अब कौन सा ऐसा इन्फेक्शन हैं, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो कंटेक्ट प्रिकॉशंस हैं उनके लिए बहुत ही हाई होते हैं, जिस तरह मरसा है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब ये जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज हो जाते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये मरसा है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, इसको जब हम नॉर्मली जो पेनिसिलिन ग्रुप की ड्रग देते हैं तो ये उससे किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी बैक्टीरिया को मेथिसिलिन ड्रग दे रहे हैं, पेनिसिलिन ग्रुप की कोई ड्रग दे रहे हैं, और वो इस ड्रग को रेजिस्ट कर लेता है, वो इससे किल नहीं होता, तो हम उस बैक्टीरिया को नाम दे देते हैं मरसा, ठीक है। यानी कि ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये जो ड्रग हमने इसको पेनिसिलिन ग्रुप की ड्रग दी है वो उससे रेजिस्ट कर गया, वो उससे मर नहीं रहा। तो जब ये मरसा इसी फॉर्म में दूसरे पर्सन के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां भी ये इसी ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो फिर हम इस ड्रग को इस ये जो पेशेंट होता है इसको हम विंकोमाइसिन चला देते हैं, ठीक है। विंकोमाइसिन विंकोमाइसिन से फिर इस मरसा को किल किया जाता है। अब लेट्स सपोज कोई पेशेंट ऐसा है जो कि विंकोमाइसिन को भी रेजिस्ट कर जाता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिस तरह ये VRE है, विंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकाई, ठीक है। अब ये ऐसा बैक्टीरिया जो कि विंकोमाइसिन को भी रेजिस्ट कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को फिर हम लेंजोलिड या आइसोनियाजिड जो हमारे पास ड्रग होती है उस वो पेशेंट को हम ड्रग चलाते हैं। और ये जो लेंजोलिड्स होती है आइसोनियाजिड, दिस इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये आज आज तक जो WHO को जो चैलेंजिंग है, ठीक है, वो यही चीज है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ड्रग रेजिस्टेंस कर रहे हैं। और ये जब अब लेट्स सपोज एक पेशेंट है, उसको एक इन्फेक्शन हुआ है, वो मरसा है, फिर वो VRE बना है, फिर वो आइसोनियाजिड उसको चलाई है एंटीबायोटिक, वो उसको भी रेजिस्ट कर गए हैं। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ही कोई नहीं है कि आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह ट्रीट करेंगे, नेक्स्ट एंटीबायोटिक ही कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। आज तक ये WHO इस पे काम भी बहुत कर रही है और स्पेसिफिक इस पे जो है वो रिसर्च टीम है और इसको प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और वो जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। खैर नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह जो है वो क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट है, इस तरह एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टिमेज प्रोड्यूसिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, ये भी ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि बीटा लैक्टिन रिंग होती है बैक्टीरिया के अंदर, उसको प्रिवेंट कर जाते हैं। इस तरह MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन है, यानी कि कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी ड्रग को रेजिस्ट कर लेता है, बहुत से ड्रग हम उसको देते हैं जिस तरह ये ऊपर हमने पढ़े हैं, तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के अंदर आ जाते हैं। इस तरह स्कैबीज है। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के तो अगर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अब हमने पीछे पढ़े हैं इन पर बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत है, क्योंकि अगर ये ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये इन्फेक्शन है, ठीक है, ये वाले इन्फेक्शन है, तो अब ये पेशेंट जब दूसरे पेशेंट के कांटेक्ट में जाएंगे तो ये अपना इन्फेक्शन, ये वाला इन्फेक्शन उसको ट्रांसफर करेंगे। अब हेल्दी पर्सन को डायरेक्ट ये वाला जब इन्फेक्शन मिल रहा है, ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है,
तो उस पर जो एंटीबायोटिक्स होंगी वो काम नहीं करेंगी और उसको वो सीवियरली इल करके इवन डेथ भी पेशेंट की कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस आती हैं जी, ठीक है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन सेकंड नंबर पे जो हमारे पास प्रिकॉशंस है। ड्रॉपलेट वैसे होता है कि इन्फेक्शन जब एक बंदा स्नीज करता है और उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर पार्टिकल्स के अंदर जाते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं और दूसरा बंदा उसको इनहेल करता है, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। और इसकी प्रिकॉशन क्या है कि droplet transmission occur when the containing microorganism generated from the infected person primarily during coughing। तो वही बात कर रहा है, जब एक बंदा कफ करता है, स्नीज करता है, टॉक करता है, तो वो एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ता है। और या जो है वो अगर आप किसी पेशेंट की सक्शनिंग कर रहे हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल सेटिंग में लेट्स सपोज आप आईसीयू के अंदर काम कर रहे हैं, आप एक चार्ज नर्स हैं और आप आईसीयू के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पे आप एक पेशेंट की सक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो रिस्पायरेटरी सिक्रीशंस है उसको रिमूव कर रहे हैं सक्शनिंग मशीन के थ्रू, या आप उस पेशेंट की ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, ठीक है, ओटी के अंदर। तो अब वो जो डिवाइस है जिसके थ्रू आप कर रहे हैं, हो सकते हैं वो जो माइक्रोब्स हैं उस डिवाइस पे पड़ जाएं। अब जब ये डिवाइस आप दूसरे बंदे के ऊपर लेकर जाएंगे, इवन आप सेक्शन कैथेटर को रिमूव करते भी हैं, लेकिन पॉसिबल है कि वो जो सेक्शन ट्यूब होती है, सेक्शन कैथेटर तो आप रिमूव करते हैं, लेकिन वो जो सेक्शन ट्यूब होती है जो कैथेटर के से लेकर मशीन तक अटैच होती है, वो तो रिमूव नहीं होती, वो तो चेंज होती है ना, हर सेक्शन कैथेटर चेंज होता है, सेक्शन ट्यूब तो चेंज नहीं होती। तो वो सेक्शन ट्यूब अगर वो माइक्रोब चला जाता है और वो दूसरे पेशेंट पर आप जाते हैं और वो किसी प्रोटोकॉल की ब्रेकेज की वजह से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो है वो ये ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसमें आपने ख्याल करना होता है। इसके अलावा इन चीज़ों को आपने पेशेंट की जो है वो आईज नोज माउथ से दूर रखना होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस होते हैं और ये पेशेंट को ट्रांसफर हो सकते हैं। These droplets are relatively large and do not remain suspended in the air। और ये जो पेशेंट्स सॉरी ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये हैवी लार्ज वेटेड होते हैं, तो ये एयर के अंदर सस्पेंडेड नहीं रहते और ये जो है वो सरफेस एरिया पे गिर जाते हैं और फिर कुछ टाइम तक इनका जो सर्वाइवल मूड होता है वहां पे रहने के बाद ये डेथ हो जाती है इनकी ऑटोमेटिकली। सो नेगेटिव प्रेशर रूम्स भी इनके लिए नेसेसरी होते हैं। नेगेटिव प्रेशर रूम्स हमारे पास क्या होते हैं, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास इसकी स्लाइड्स है या इसको यहीं पे डिस्कस करें? अच्छा, यहीं पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव प्रेशर रूम्स क्या होते हैं? नेगेटिव प्रेशर रूम्स हमारे पास ऐसे होते हैं ना, लेट्स सपोज ये एक रूम है, ठीक है, और इसके अंदर एक वेंटिलेशन छोड़ी जाती है, ठीक है, जो वेंटिलेशन यानी कि ऑक्सीजन यहां से अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर जो ऑक्सीजन आ रही है वो ऑक्सीजन फिल्टर्ड ऑक्सीजन अंदर आती है और वहां पे एक फिल्टर लगा होता है जो कि अंदर का जो इन्वायरमेंट एयर होती है उसको बाहर निकालता है। उसको जब बाहर निकालता है तो उसको फिल्टर करके बाहर निकालता है, मतलब फिल्टर करके एयर को अंदर लाया जाता है और फिल्टर करके एयर को बाहर लेकर जाया जाता है। क्यों बाहर लेकर जाया जाता है? क्योंकि ये इसके अंदर जो इन्वायरमेंट, ये जो रूम के अंदर, क्योंकि इस रूम के अंदर जो पेशेंट है वो हाईली इंफेक्शियस है, ठीक है, वो कम्युनिकेबल डिजीज के साथ है। तो इस पेशेंट को ऑक्सीजन पे रख दिया जाता है, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रख दिया जाता है और इसके अंदर जितना भी इन्वायरमेंट होता है रूम के अंदर उसको सक्शन करके इसके थ्रू, फिल्टर के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। सो अब कोई बंदा यहाँ पे एंटर होता है या कोई दूसरा हेल्थ केयर उसको केयर गिवर देने आता है, तो मेडिसिन देने आ गया, कुछ भी करने आ गया, तो अब वहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट होगी लेकिन बहुत लेस अमाउंट में होगी। तो जो अंदर इन्फेक्शन होगा, जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो इस एयर के ऊपर ट्रैप नहीं कर पाएंगे। जब ट्रैप नहीं कर पाएंगे तो वो पेशेंट इजीली या हेल्थ केयर इजीली उसको अपना जो जो भी केयर है, प्रोसीजर, वो आप उसको दे सकते हैं। तो ये नेगेटिव रूम प्रेशर्स होते हैं, तो इनको इस तरह से आइसोलेटेड रूम्स के अंदर रखा जाता है। देन इन्फेक्शन दैट रिक्वायर ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। तो अगर लेट्स सपोज कोई पेशेंट इन्फ्लुएंजा के साथ है, प्रोटोसिस के साथ है, जिसको हम वूपिंग कफ कहते हैं, ठीक है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, और एक मम जो एक वायरस होता है, ठीक है, जो कि मम ये बच्चों के अंदर मोस्टली होता है और उनको जो है वो दाने निकल आते हैं पूरे जिस्म के ऊपर। तो मम डिजीज अगर के साथ कोई बच्चा है या कोई पेशेंट है, इस तरह कोई रिस्पायरेटरी इलनेस के साथ कोई पेशेंट है, तो जिस तरह लाइक कोरोना वायरस इन्फेक्शन था, ठीक है, जो कोविड-19 गुजरा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम जो है वो ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस उनको रिक्वायर होती हैं, ड्रॉपलेट आइसोलेशन इनके लिए रिक्वायर्ड होती है।
तो ड्रॉपलेट आइसोलेशन के लिए आपने क्या है कि आपने अपने हैंड को फ्रीक्वेंटली वॉश करना है, गाउन आपने पहनना है ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने से पहले, मास्क या आई प्रोटेक्शन शील्ड आपने पहन लेनी है और ग्लव्स आपने पहन लेने हैं, ठीक है। उसके बाद एयरबर्न कंटेक्ट प्रिकॉशन आते हैं। एयरबर्न वही सेम ड्रॉपलेट की तरह होते हैं, ठीक है। जिस तरह एयरबर्न कंटेक्ट प्रिकॉशन आर यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ वेरिसेला, चिकन पॉक्स, डिसेमिनेटेड हर्पेस जोस्टर, ये डिफरेंट किस्म के वायरस हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस हैं। जिस तरह चिकन पॉक्स है, डिसेमिनेटेड हर्पेस जोस्टर वायरस है, या इस तरह जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये वायरसेस अटैक कर लेते हैं, तो उनको आपने स्पेसिफिकली जो है वो आइसोलेट करना होता है ताकि इन पेशेंट के अंदर ये जो इन्फेक्शन है ये क्रिएट ना हो सके। रिकमेंडेशन फॉर एयरबर्न कंटेक्ट प्रिकॉशन इंक्लूड अ नेगेटिव प्रेशर सिंगल रूम, आप पेशेंट को दें नेगेटिव प्रेशर रूम ताकि वो पेशेंट स्प्रेड ना कर सके इन्फेक्शन को। द डोर ऑफ द रूम मस्ट बी रिमेन क्लोज ऑल द टाइम, और जो ये लेट्स सपोज अगर एक आइसोलेटेड रूम है तो इसका जो डोर होगा वो ऑलवेज आप क्लोज रखें ताकि कोई बंदा एंटर ना करे, या यहाँ पे जो एनवायरनमेंट के अंदर एयर है यहाँ पे बाहर क्रॉस ना करे और दूसरे पेशेंट इससे इन्फेक्टेड ना हो। इसके अलावा पर्सन नॉट इम्यून टू बी वर्सिलेला शुड नॉट एंटर द रूम। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि वर्सिलेला डिजीज के साथ अंदर लेटा हुआ है, ठीक है, और जो बाहर से पर्सन आ रहा है वो वर्सिलेला डिजीज की इम्यूनाइज्ड नहीं है, यानी उसको वो वैक्सीन नहीं लगी हुई, तो ऐसे पेशेंट को आप रूम के अंदर अलाउ ना करें। जिन बंदों को इसकी वैक्सीन लगी हुई है उन्हीं बंदों को आप विजिटर्स को अंदर अलाउ करें। इसके अलावा अल्टरनेट केयर गिवर शुड बी असाइन टू द पेशेंट। डिफरेंट अल्टरनेट केयर गिवर आप असाइन करें, ठीक है, मतलब कि एक टाइम एक केयर गिवर जाए, दूसरे टाइम दूसरा केयर गिवर जाए, ताकि अगर किसी बंदे को ये इन्फेक्शन माइनर्स होता भी है तो बार बार कंटेक्ट से जो पोटेंसी ऑफ इन्फेक्शन है वो ज्यादा होती है और उस पर्सन को, एक हेल्थ केयर केयर गिवर को, वो इन्फेक्शन हो सकता है। इस वजह से आप चेंज करके जाए। नेगेटिव प्रेशर सिंगल रूम, वही जो हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया था। तो ये जो नेगेटिव प्रेशर रूम होता है, ठीक है, इसमें जो है वो आपने क्या करना होता है, जो डोर जो होता है उसका हमेशा आपने क्लोज करना होता है, और वॉश हैंड थ्रूली यूज अल्कोहल हैंड जेल, तो आप अल्कोहल हैंड जेल का इस्तेमाल करें हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि ये पावरफुल जेल होती है और आपके माइक्रोब्स हैंड से रिमूव करती है। इसके अलावा आप मास्क का यूज करें, स्पेसिफिकली ये जो N95 रिस्पायरेटरी फिल्टर मास्क होता है इसका आप यूज करें, ठीक है, जिसका ये कोरोना वायरस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा यूज था। इसके अलावा विजिटर्स जो होते हैं उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे, दो जो है वो डिजाइन प्राइमरी केयर गिवर जो पेशेंट के हैं, मतलब कि अल्टरनेटिवली दो नर्सेज हैं, दो केयर गिवर हैं, उन्हीं को आप जो है वो अलाउ करें पेशेंट के रूम के अंदर जाने के लिए। और पेरेंट्स प्राइमरी गिवर विल बी screened for evidence of pulmonary tuberculosis and will be isolated to the room with the patient until evaluate is complete। अगर कोई बंदा है, कोई उसका मतलब केयर गिवर है, या उसके जो पेरेंट्स हैं जो कि पेशेंट के प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, ठीक है, और वो पेशेंट से मिलने जाते हैं और उनको अगर ऐसे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं कि जो कि डिजीज को इंडिकेट करेंगे, तो उनको भी आपने पेशेंट के साथ ही रख देना है जब तक कि आपको कंप्लीट आपके लैब वैल्यूज ये एविडेंस प्रूव ना कर दें कि ये जो पेशेंट है ये इनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, वो तो बाहर जाएंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे ना, उसके जो केयर गिवर्स हैं, तो वो दूसरे बंदों को भी वो जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद पेशेंट मे नॉट लीव टू आइसोलेशन रूम एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल टेस्ट। और अगर वो पेशेंट जो आइसोलेटेड रूम के अंदर है उसको आप कोई एसेंशियल टेस्ट या कोई एसेंशियल प्रोसीजर उस पर करने हैं, उसके बगैर आप उसको बाहर अलाउ ना करें। इफ पॉसिबल द पेशेंट वियर आइसोलेशन मास्क, अगर पॉसिबल है तो पेशेंट को आइसोलेशन मास्क पहनाएं जब आप रूम से उसको बाहर लेकर जाएं। तो ये फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है, ठीक है, गाउन, और ये N95 मास्क है, ठीक है, फिल्टर मास्क है, और इसके अलावा ये ग्लव्स हैं, ये आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आपको एक सिनेरियो दिया गया है, ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर आपको समझाया गया है इसी के लास्ट में आपको एक पेशेंट का सिनेरियो दिया गया है कि आप किस तरह पेशेंट को आइसोलेट करेंगे, ठीक है। तो इस सिनेरियो को हम पढ़ते हैं, इसको जरा इंपॉर्टेंट तवज्जो के साथ देखें। एक एल्डरली पेशेंट है, ठीक है, ये सारे जो यूनिट है इसका निचोड़ है ये, ठीक है। हॉस्पिटल विद जीआईटी डिसऑर्डर, एक पेशेंट है जो कि ई कोलाई के साथ इन्फेक्टेड है, एल्डरली पेशेंट है। अब वो बेड रेस्ट है एंड रिक्वायर्ड असिस्टेंस फॉर एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। अब उसको एक असिस्टेंट चाहिए क्योंकि एल्डर पेशेंट है और साथ में बीमार भी है, तो उसको एक
ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो कि उसकी डेली एक्टिविटीज को, डेली लिविंग एक्टिविटीज को वो असिस्ट करे। द पेशेंट हैड फ्रीक्वेंट अनकंट्रोल्ड डायरिया स्टूल। अब वो पेशेंट जाहिर सी बात है, उसको इकोलाई इन्फेक्शन है, ठीक है, और उसको डायरिया तो हो गई, तो वो उसको वेरी अनकंट्रोल्ड लूज स्टूल डायरिया है। तो एंड द नर्स प्रोवाइड एक्सीलेंट केयर टू मेंटेन क्लीननेस एंड कंफर्ट। अब जो नर्स है, जो उसका असिस्टेंट है, जो उसका केयर गिवर है, वो उसको एक्सीलेंट केयर प्रोवाइड कर रहा है, उसकी क्लीनिंग का ख्याल कर रहा है, वो उसके कंफर्ट का ख्याल कर रहा है। फॉलोइंग वन एपिसोड ऑफ क्लीनिंग द पेशेंट एंड चेंज द बेड लिनन। जब उसको मिसाल के तौर पे उसका जो स्टूल है वो पास हो जाता है, तो वो उसकी बेड लिनन को भी चेंज कर लेता है, ठीक है, और उसकी जो कपड़े वगैरह हैं उसको भी चेंज कर लेता है। एंड नर्स इमीडिएटली वेंट टू सेकंड पेशेंट टू प्रोवाइड केयर एंड फोलिस कैथेटर। द नर्स हैंड आर नॉट वॉश बिफोर असिस्टिंग द सेकंड पेशेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अब उसने क्या किया, यानी कि एक पेशेंट है, उसको फ्रीक्वेंट डायरिया हुआ है, और उसने जो उसकी एपिसोड है वो उसने अपनी ही जो चादर है, बेडशीट है, उस पर कर दी। अब नर्स ने क्या किया, उसको सेफ्टी प्रोवाइड की, और उसकी जो चादर है, बेडशीट है, उसके बेड से उसको रिमूव किया। अब हाथ उसने वॉश नहीं किया, हैंड वॉशिंग नहीं की, और वो दूसरे पेशेंट के पास चला गया, उसको फोलिक कैथेटर इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इस नर्स ने इस पेशेंट से, इन्फेक्टेड पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर कैथेटर पास करते हुए इन्फेक्शन को ट्रांसफर कर दिया। अब इन्फेक्शन एजेंट क्या हुआ, ठीक है, इक्वलाई हो गया, ठीक है, और रिजर्वायर क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो रह रहा था उस पेशेंट की, ठीक है, और इंटेस्टाइन के अंदर वो रेप्लिकेट हो रहा था। अब देखिए, ये जो बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन फॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। अब ये जो इकोलाई होता है ना, हमने पिछले चैप्टर में इसको आई थिंक थोड़ा डिस्कस किया था, नॉर्मल फ्लोरा को। नॉर्मल फ्लोरा इकोलाई इज योर नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, लेकिन जब ये इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, या जो इकोलाई की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, उसका जो अमाउंट होती है वो ज्यादा हो जाती है, तो फिर वो चूंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स होते हैं, तो ये बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज कर देते हैं। सो इकोलाई नॉर्मली आपका नॉर्मल फ्लोरा होता है, ये आपको नॉर्मल नुकसान नहीं देता, लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, या जब इनका रेट इंक्रीज हो जाता है, इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो फिर ये डिजीज काज कर लेते हैं। सो रेजरवायर क्या हो गया, जो ह्यूमन था, जो एल्डर पेशेंट था, उसकी लार्ज इंटेस्टाइन इसका रेजरवायर हो गया। फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो गया, उसके फीसिस के थ्रू वो जो इकोलाई था वो एक्सक्रीट हुआ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ, कि जो बेड की लिनन थी, ठीक है, जो चादर थी, बेडशीट थी, वहां पे वो उसके साथ कंटेमिनेट हुआ। फिर नर्स ने क्या किया, उस लिनन को चेंज किया, और हाथ को जो है वो धोया नहीं है, हैंड वॉशिंग नहीं की है। अब वो क्या हो गया, अब ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है। अब पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, जब उसने दूसरे पेशेंट को हैंडल कर रहा था, फोलिस कैथेटर पास कर रहा था, तो जब उसने फोलिस कैथेटर पास कर रहा था, तो वही विदाउट हैंड वॉशिंग, जब वो हाथ उसने फोलिस कैथेटर के साथ लगाए, और वो फोलिस कैथेटर उसके एनएस में, सॉरी पीनस में जब उसने इंसर्ट किया, तो अब वो पेशेंट भी इन्फेक्टेड हो गया इकोलाई के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ससेप्टेबल होस्ट। अब जो न्यू पेशेंट था जिसको आपने फोलिस कैथेटर इंसर्ट किया, अब वो पेशेंट इस इकोलाई के साथ, उसको यूटीआई हो गया है, क्योंकि ये, अच्छा, इसके अलावा ये जो इकोलाई होता है ना, ये पेशेंट्स के अंदर यूटीआई काज करता है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मोस्टली फीमेल्स के अंदर होता है ड्यू टू पुअर हाइजीन। और एज अ नर्स, ठीक है, आपका हेल्थ केयर प्रोफेशन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फीमेल के अंदर 90% जो यूटीआई होते हैं ना, ये इकोलाई की वजह से होते हैं। अब उसकी रीजन क्या है, अब रीजन इसकी ये है कि देखें, जो फीमेल जब वॉशरूम अटेंड करती है, फीसेस पास करती हैं, तो अब फीमेल की जो रिस्पायरेटरी, जो रिप्रोडक्शन एनाटमी होती है, वो किस तरह होती है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो प्राइवेट पार्ट ऑफ फीमेल है, यहाँ पे यूरेथ्रा होता है, यहाँ पे वेजाइना होती है, और यहाँ पे एनस होता है, ठीक है। जब वो फीसेस यहाँ से निकलते हैं, पास होता है, तो जब वो हैंड हाइजीन करती हैं, सॉरी हाइजीन कर रही होती हैं, वॉश कर रही होती हैं, तो किसी वजह से, चूंकि ये ओपनिंग भी छोटी होती है और क्लोज होती है, तो यहां से जो इकोलाई होती है, वो चूंकि फीसेस के अंदर इकोलाई प्रेजेंट होता है, आपका नॉर्मल फ्लोरा है, और वो यहाँ एनस से कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे वो यूटीआई काज कर लेता है। सो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फीमेल के अंदर 90% जो यूटीआई होती है वो इकोलाई की वजह से होती है,
और इकोलाई की वजह से क्यों होती है, क्योंकि ये हमारी इंटेस्टाइन का नॉर्मल फ्लोरा होता है और ड्यू टू पुअर हाइजीन ये एनस से यूरेथ्रा के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और फिर यहाँ से ये यूटीआई काज कर लेता है। इसके अलावा आपने सेफ्टी पर्पस के लिए क्या करना है कि एजुकेट करना है पेशेंट को, फीमेल पेशेंट को, कि आपने जब वाइप करना है, ठीक है, जब आप वॉश आउट कर रहे होते हैं तो आप फ्रंट टू बैक जाएं, ठीक है, जब आप वाइप कर रहे होते हैं तो आप फ्रंट टू बैक जाएं, ना कि बैक टू फ्रंट आए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट सिनेरियो, एक और पेशेंट सिनेरियो उसी पेशेंट सिनेरियो का दिया हुआ है या कोई और दिया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन। अब इसमें जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको आपने यहाँ पे ब्रेक करना है। अ पेशेंट असाइंड फॉर मॉनिटर केयर हैज ओपन बाउंड एंड हर लेफ्ट लोअर लेग, ठीक है, एक पेशेंट है, उनकी जो लेफ्ट लोअर लेग है वहां पे ओपन बाउंड है, ठीक है। द बाउंड इज ड्रेनिंग एंड व्हेन लास्ट कल्चर, जब उसका लास्ट कल्चर जब उसका ड्रेन था तो उसमें लास्ट कल्चर किया गया था, तो वहां पे क्या एक मरसा आइडेंटिफाइड हुआ, यानी कि मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है। अब क्या हो गया कि प्रिपरेशन ऑफ बेड मेकिंग, हैंड ऑफ द नर्स वाज washed, clean linen and bag for soiled linen was gathered from the linen room and placed the patient clean bedside stand। तो मतलब वही कह रहा है कि जब उसकी लिनन को वो चेंज कर रहा है, बेडशीट को जब वो चेंज कर रहा है, ठीक है, तो अब चेंज करने के पास वो पेशेंट के पास खड़ा हो गया है बेड स्टैंड के पास। अब क्या करेगा, अब उसको इन्फेक्शन को चेन को ब्रेक करने के लिए वो क्या करेगा, अब वो हैंड वॉशिंग करेगा नर्स, ठीक है, टू रिमूव द सॉइल्ड लिनन फ्रॉम द बेड। अब वो जो लिनन है, ठीक है, वो जो चादर है, वो जो बेडशीट है, वो रिमूव करे, तो हैंड वॉशिंग करे, ग्लव्स को पहने, ठीक है, ईच साइड ऑफ सॉइल्ड लिनन एंड फोल्डेड टुवर्ड द मिडल। अब जो लेट्स सपोज ये चादर है, ठीक है, लिनन है, तो ये यहां से फोल्ड करे, ठीक है, यहां से फोल्ड करे और उसको मिडल की तरफ लेकर आए, इस तरह वो बेडशीट को उतारे। इसके बाद सॉइल्ड लिनन हेल्ड अवे फ्रॉम द नर्स क्लीन यूनिफॉर्म। तो ये जो लिनन होगी, ये जो बेडशीट होगी, ये नर्स अपने यूनिफॉर्म से दूर रखे इसको, ठीक है, और सॉइल्ड लिनन प्लेस इन द लिनन बैग फॉर लेटरल डिस्कार्ड। और फिर ये जो जो आप बेडशीट होगी इसको आप उठाएं और जो लिनन बॉक्स होगा उसके अंदर आप इसको फेंकें और बाद में आप इसको डिस्कार्ड करेंगे, या जो लॉन्ड्री होती है उसके अंदर आप इसको भेजेंगे। प्रोटेक्टिव ग्लव्स आपने रिमूव करने हैं और फिर दोबारा से हैंड वॉशिंग करनी है। सो इस तरह से आप पेशेंट की जो इन्फेक्शन चेन है उसको ब्रेक करेंगे। अब देखिए, बजाय इसके अगर आप हैंड वॉशिंग ना करते, आप ग्लव्स ना पहनते और आप इसी तरह इस लिनन को हैंडल करते और फिर आप दोबारा से हैंड वॉशिंग ना करते और इसी तरह आप दूसरे पेशेंट के अंदर जाते, तो इस मरसा को यहाँ से यहाँ आप दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर सकते थे। सो इस वजह से आपने इन जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इनका ख्याल करना होता है ताकि आप इसको इन्फेक्शन चेन को ब्रेक कर सके। अब वही जो आपने किया है, यानी कि इन्फेक्शन एजेंट क्या था, मरसा था, रेजरवायर क्या था, पेशेंट के वाउंड में था, और पोर्टल ऑफ एग्जिट यहाँ के वो जो ड्रेनेज उसके वाउंड से हो रही थी उसके थ्रू वो पोर्टल ऑफ एग्जिट उसका हुआ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ था, जो नर्स थी उसके कंटेक्ट में ये मरसा आया, ठीक है, उसके हैंड में। देन ब्रेक हमने कहाँ से किया कि उस नर्स ने वो जो हैंड वॉशिंग की है, ठीक है, उसने प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहने थे और उसने जो लिनन थी उसको प्रॉपरली हैंडल किया और उसको अपने यूनिफॉर्म के साथ नहीं लगने दिया। तो अब उसने फिर बाद में दोबारा से प्रॉपर हैंड वॉशिंग की, ग्लव्स को रिमूव किया एंड जो लिनन थी उसको उसने प्रॉपर हैंडल किया, तो उसने यहाँ पे इन्फेक्शन चेन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर वो ये सारे स्टेप ना करता तो उसको इन्फेक्टेड हो जाता और जब दूसरे पेशेंट के पास जाता तो वहां पे दोबारा उसको भी वो इन्फेक्टेड कर देता। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 6 कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन जो चैप्टर था यहाँ पे हमारे पास खत्म होता है। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।